सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे विस्थापन धारा। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रॉब्लम रखता हूं। उस प्रॉब्लम को जब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसी कड़ी में आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है। आप सभी लोग कैपेसिटर के बारे में तो जानते ही होंगे। कैपेसिटर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, और कैपेसिटर जो एक्चुअल में बना होता है उसमें दो प्लेट होता है। ये दो कंडक्टिंग प्लेट होते हैं और ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते हैं। मतलब इन दोनों प्लेट के बीच में कुछ नहीं होता, एयर होता है, या फिर अगर कुछ भरा भी जाता है तो वो इंसुलेटिंग मटेरियल भरा जाता है। ठीक, फिलहाल आप लोग इतना समझिए कि ये दोनों जो प्लेट हैं, मान लीजिए किसी धातु या मेटल के प्लेट हैं और इनके बीच में एयर भरा है। तो जब इस कैपेसिटेंस को हम लोग सर्किट से जोड़ते हैं, मान लीजिए यहाँ बैटरी मैंने लगाई है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो आप जानते हैं यहाँ से करंट चलेगा, ये पॉजिटिव सिरे से ये करंट चला और फिर ये करंट इस कैपेसिटर से होते हुए इधर निकल के आएगा और ये इस प्रकार से सर्किट पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि एक बात बताइए, ये प्लेट से, ये पहले प्लेट से, कैपेसिटर के पहले प्लेट से दूसरे प्लेट तक में ये तो एयर था, यहाँ पे तो सर्किट ब्रेक हो रहा था, तो फिर यहाँ पे ये करंट कैसे यहाँ से पार हुआ? अब जरा इस पे 2 मिनट सोचिएगा अच्छे से वीडियो पॉज करके कि ये करंट इस कैपेसिटर के एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक पहुंचा कैसे। यही प्रॉब्लम मैक्सवेल के सामने आई थी कि ये तो सर्किट ब्रेक हो रहा है, ये कैसे ये पूरा करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो इस मैटर को समझने के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व किया गया डिस्प्लेसमेंट करंट का। देखिए, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको दो चीजें बताता हूं। दो जुड़वा भाई हैं, इसी प्रकार के दो करंट हैं, उन दोनों जुड़वा भाई को दो करंट मानिए। एक जुड़वा भाई का नाम है कंडक्शन करंट, ठीक है, एक करंट है जो वो है कंडक्शन करंट, और जो दूसरा जुड़वा भाई है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, अब ये दोनों जुड़वा भाई की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ये हैं कि जहां एक जुड़वा भाई प्रकट होता है, उपस्थित होता है कहीं पे, वहां दूसरा नहीं उपस्थित होता, और जहां दूसरा उपस्थित होगा वहां पहला उपस्थित नहीं होगा। मतलब फिर से आइए इसी सर्किट पे, ये देखिए, ये वाला जो करंट फ्लो कर रहा है ये इस तार में फ्लो कर रहा है, वायर में। अब इस वायर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी चार्ज होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। यानी मोटे तौर पे ये जो कंडक्शन करंट है, ये किसके कारण इसका जन्म होता है? इसका जन्म होता है चार्ज के फ्लो के कारण, आवेश के बहने के कारण, आवेश के गति के कारण। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब आवेश गति करता है, फ्लो करता है, तो किस जुड़वा भाई का जन्म होता है? कंडक्शन करंट का। तो एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए कि कंडक्शन करंट को फ्लो करने के लिए किसी मेटल का होना, किसी चालक धातु का होना जरूरी है। लेकिन अब बात आते हैं इस प्लेट से इस प्लेट के बीच में तो एयर है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करता है वो करंट फ्लो करता है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो फिर आप सोचेंगे ये करंट कैसे फ्लो करता है? ये करंट फ्लो करता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। कहने का मतलब, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, जहां कहीं भी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वहां बीच में चाहे कोई मेटल हो चाहे ना हो, मेटल तो नहीं है क्योंकि मेटल में तो कंडक्शन करंट चलेगा ही नहीं। ये आप जैसे ये पहले करंट पे वापस आइए जरा, तो ये जो धातु है, ये जो तार है, इसमें केवल कंडक्शन करंट चलेगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू 0 होती है। तो मैंने बोला ना, जहां एक भाई उपस्थित होगा वहां दूसरा नहीं होगा। तो ये जो धातु, ये जो वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ये हमारा कहलाएगा कंडक्शन करंट। जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो धातु में उसकी वैल्यू 0 होती है, वो फ्री स्पेस में चलता है, फ्री स्पेस में हो सकता है, लेकिन उसके पैदा होने की एक कंडीशन है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पैदा होगा? जहां पे आवेश चेंज होगा। तो आप जानते हैं, यहां से मान लीजिए यहां से चार्ज चला ये बैटरी से, और इस प्लेट पे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ। इसी प्रकार इस प्लेट पे कौन सा चार्ज इकट्ठा होगा? नेगेटिव चार्ज। अब टाइम के साथ ये चार्ज की वैल्यू यहाँ पे क्या होता है? बढ़ेगा या घटेगा? कैपेसिटेंस के केस में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में हम लोग पढ़े थे कि जब किसी आप कैपेसिटर को सर्किट से जोड़ेंगे तो इसके प्लेट्स पे चार्ज टाइम के साथ घटते या बढ़ते हैं, वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग का मैटर है। लेकिन फिलहाल आप बस इतना दिमाग में बैठिए कि जब भी कोई भी कैपेसिटर बैटरी से जुड़ा होता है तो उसके प्लेट पे चार्ज जो होता है वो टाइम के साथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मेरा कहने का मतलब ये
ये है कि चार्ज टाइम के साथ बदलेगा, चेंज होगा। तो जहां कहीं भी चेंजिंग चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चेंज हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चेंज हो रहा है, तो इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जिस करंट को जन्म देता है उसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और इसकी एक खास विशेषता होती है कि डिस्प्लेसमेंट करंट फ्री स्पेस में, वैक्यूम में कहीं भी चल सकता है। इवन ये मेटल में नहीं चलता है, धातु में नहीं धातु में इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक इसी प्रकार फ्री स्पेस में डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है और कंडक्शन करंट 0 होता है, क्योंकि कंडक्शन करंट के लिए चार्ज का फ्लो करना जरूरी है और चार्ज का फ्लो वायर में होगा, धातु के तार में होगा, समझ में आया, मेटल वायर में होगा। यहाँ दोनों प्लेटों के बीच में तो एयर है, फ्री स्पेस है, यहाँ पे चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो ये चेंजिंग चार्ज यानी डिस्प्लेसमेंट करंट का संबंध है जहां स्पेस में चार्ज की वैल्यू घट बढ़ रही हो, यानी चार्ज के वैल्यू में चेंज हो रहा है। तो चार्ज के वैल्यू में चेंज होना एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देगा और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फ्री स्पेस में करंट फ्लो करता है उस करंट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। अब कहेंगे कि वो दिखाई क्यों नहीं देता, मतलब दिखाई तो ये भी नहीं देता, लेकिन ये रियल में ऐसा इसका इफेक्ट खोजा गया है। ये मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको अच्छे से, हम इसके थ्योरी में देखेंगे। तो इसको करंट इसलिए बोला जाता है कि जैसे नॉर्मल जो करंट कंडक्शन करंट होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है, ठीक उसी प्रकार जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है। इसी कारण उसको भी डिस्प्लेसमेंट करंट बोला गया है। वो भी करंट का एक जुड़वा भाई ही है। तो जहां एक भाई उपस्थित होगा वहां दूसरा नहीं होगा, जहां दूसरा होगा वहां पहला नहीं होगा। तो इस प्रकार से जब ये मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट की अवधारणा प्रस्तुत की तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यानी ये जहां तक वायर है वहां पे कंडक्शन करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट 0 होगा, और जितने दूर में ये फ्री स्पेस है वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू में होगा, कंडक्शन करंट 0 होगा। फिर यहाँ वायर में यहाँ पे चार्ज फ्लो करेगा तो यहाँ फिर से कंडक्शन करंट यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आप समझ में आए, बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा। कंडक्शन करंट चार्ज के फ्लो से जुड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट चार्ज के वैल्यू के चेंजिंग से जुड़ा होता है, फ्लो से नहीं, चेंजिंग से, या यूं कह लीजिए डिस्प्लेसमेंट करंट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा होता है। उसको भी करंट ही बोला जाता है, क्योंकि जैसे कंडक्शन करंट मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है उसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट करंट भी मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है। यही कारण है दोनों को करंट कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग इसकी थ्योरी देखते हैं। जो बचा कुचा थोड़ा पार्ट रह गया है वो थ्योरी के बीच में आएगा, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, इन ए रीजन ऑफ स्पेस इन विच देयर इज ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट करंट डिफाइंड एज ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt। phi e क्या है? phi e इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। देखिए, अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो जाहिर सी बात है वहां चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज करेगा d phi i by dt, तो उससे किसका जन्म होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट का जन्म होगा। ये phi e, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो तभी आएगा ना जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो d phi by dt की वैल्यू नॉन जीरो होगी, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी, उसमें एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू होगी। समझ में आया? और एप्सिलॉन नॉट आप लोग जानते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है ना। फ्री स्पेस मतलब फ्री स्पेस की परमिटिविटी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? परमिटिविटी, इसकी वैद्युशीलता कहलाती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब देखिए हिंदी में, ऐसा क्षेत्र जहां विद्युत क्षेत्र लगातार बदलता रहता है वहां जो धारा बहती है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। अब इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू करंट व्हिच फ्लोज एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल के अनुसार बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र एक धारा के समतुल्य होता है जो तब तक बहता रहता है जब तक विद्युत क्षेत्र बदलता रहता है। इस धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। मैं एक बार और आपको करेक्ट कह रहा हूं, केवल विद्युत क्षेत्र यानी केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम के साथ चेंज होना जरूरी है। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं होगा तब तक चार्ज टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। चार्ज टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज नहीं होगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट होगा ही नहीं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम के साथ बदलना जरूरी है, तभी डिस्प्लेसमेंट करंट का जन्म होगा।
ठीक। अब देखिए, कंसीडर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज द चार्ज ऑन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट एनी इंस्टेंट। इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक। अब देखिए, यहाँ पे ये एक प्लेट है, ये चार्ज का एक कैपेसिटर का एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। एक पे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, इस प्लेट के बाहर यहाँ पे चूंकि ये तार से जुड़ा होता है ये प्लेट, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो I इक्वल टू IC यानी कंडक्शन करंट है। इस दूसरे प्लेट के इधर भी तार जुड़ा होता है वायर, तो यहाँ पे भी जो फ्लो करेगा करंट वो भी हमारा I इक्वल टू IC यानी कंडक्शन करंट होगा। लेकिन इसके अंदर दोनों प्लेट के बीच में जो करंट फ्लो करेगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है, उसी की हमको वैल्यू निकालनी है। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। आप जानते हैं कैपेसिटेंस के कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे निकाला जाता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी क्यू बाई यानी चार्ज बाई एरिया। एरिया इस प्लेट का एरिया, तो ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। हियर ए इज सरफेस एरिया ऑफ प्लेट। इफ द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज्ड by dq in time dt, भाई चार्ज इंक्रीज करेगा तभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, बदलेगा। तो मान लीजिए dq चार्ज इंक्रीज होता है dt टाइम में, तो dq बराबर I इंटू क्या हो जाएगा dt, क्योंकि आप लोग जानते हैं Q इक्वल टू IT होता है ना, Q इज इक्वल टू IT। अब dt टाइम में dq चार्ज बढ़ा तो dq इक्वल टू I इंटू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो DE, अब यहाँ पे देखिए चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको डिफरेंशिएट DE बराबर dq बाई ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब dq की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे I इंटू dt, तो ये DE बराबर I इंटू dt बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाएगा। अब यहाँ से DE बाई dt निकाल लीजिए, d बाई dt इक्वल टू I बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाएगा। अब यहाँ से I की वैल्यू निकालिए, I की वैल्यू जो करंट है वो एप्सिलॉन नॉट ए DE बाई dt। अब एक बात याद रखिएगा यहाँ पे, यही ये जो E है, E के साथ एरिया का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दैट पर्टिकुलर एरिया, यही तो होता है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ E इंटू ए को हम क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये यहाँ पे आ जाएगा फाई E, तो I इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई E बाई dt, और इसी करंट को हम लोग अब बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि ये चार्ज के फ्लो के कारण नहीं, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में टाइम के साथ चेंज के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक। तो इस करंट को हम लोग एक ये नए प्रकार का करंट है जो फ्री स्पेस में बह रहा है, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे। ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक। हियर ID इज द करंट ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट, while conduction current is the current due to flow of charge in a conductor। यानी तब हम टोटल करंट लिखेंगे I इक्वल टू IC प्लस ID। ठीक है। IC क्या है, कंडक्शन करंट, जिसे चालन धारा कहेंगे, जो कि आवेश के गति से जुड़ा होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर मीडियम। जबकि दूसरा करंट जो ID है उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, हिंदी में विस्थापन धारा, जो कि आवेश के बदलाव से जुड़ा होता है, ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस में है और ये कंडक्टिंग मीडियम यानी किसी तार वायर में है। ठीक। कब हम लोग इसका हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन चार्ज इज चेंजेस विथ टाइम, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट लिंक्ड विद द मोशन ऑफ चार्ज बट इट इज कॉल्ड करंट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट। समझ में आया, विस्थापन धारा वैद्युत क्षेत्र में होने वाले बदलाव से पैदा होता है, अर्थात विस्थापन धारा का संबंध आवेश के गति से नहीं है, फिर भी इसे धारा कहा जाता है क्योंकि यह चुंबकीय प्रभाव पैदा करता है, जैसा कि चालन धारा द्वारा चुंबकीय प्रभाव पैदा होता है जो कि आवेश की गति से जुड़ा होता है, चालन धारा। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगला इसका सिग्निफिकेंस, देयर आर नो चार्जेस इन वैक्यूम बट स्टिल डिस्प्लेसमेंट करंट हैज ए फाइनाइट वैल्यू। कहने का मतलब निर्वात में कोई आवेश नहीं होता है, फिर भी वहां विस्थापन धारा बह सकती है। समझ में आया? ठीक है ना। तो फ्री स्पेस में कंडक्शन करंट जीरो होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट मैक्सिमम वैल्यू होता है, जबकि कंडक्टर में किसी कंडक्टिंग मीडियम में कंडक्शन करंट मैक्सिमम होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये एक और छोटा सा फॉर्मूला आएगा। देखिए ID इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन नॉट डी फाई E बाई dt। यहाँ पे हम लोग फाई का वैल्यू अगेन E इंटू ए रख देते हैं। तो आप जानते हैं, अब इसको एप्सिलॉन नॉट को आप ले लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ,
तो एप्सिलॉन नॉट को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लेंगे तो यही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वेक्टर बन जाता है, D इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई ले लेंगे तो। अब यहां से एरिया को आप इधर ला दीजिए, तो ये ID बाई ए, तो देखिए करंट बाई एरिया, यही तो होता है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी JD इक्वल टू डेल D बाई डेल T। D क्या है आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ठीक उसी प्रकार जैसे एक नॉर्मल करंट डेंसिटी भी होता है ना, उसी प्रकार ये है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। नेक्स्ट है इन ए गुड कंडक्टर डिस्प्लेसमेंट करंट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू कंडक्शन करंट। यही तो मैं अभी आपको बताया कि एक अच्छे चालक में विस्थापन धारा का मान चालन धारा की तुलना में नगण्य होता है। नेक्स्ट है इन ए फ्री स्पेस कंडक्शन करंट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी निर्वात में चालन धारा का मान विस्थापन धारा की तुलना में नगण्य होता है। नगण्य क्या, बिल्कुल जीरो ही होता है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट मेक्स द करंट कंटिन्यूअस अक्रॉस द डिसकंटिन्यूटी इन करंट डायरेक्शन। अभी मैंने बताया कि कैपेसिटर का ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व इसी के कॉन्सेप्ट पे किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट उसमें इन्वॉल्व करेंगे तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और यही कारण है कि जब ये डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया गया मैक्सवेल के द्वारा, तो फिर मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम को मॉडिफाई भी किया। तो यही नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है कि मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ बाय मैक्सवेल। क्यों मॉडिफिकेशन करना जरूरी था? क्योंकि यहाँ एक केस देखिए, यहाँ पे कैसे एम्पियर लॉ फेल कर रहा है। देखिए ये यहाँ पे ये कैपेसिटर है और ये बैटरी से जुड़ा है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग दो सरफेस लेंगे। एक हम लोग यहाँ पे लूप लेंगे, ये जो कि S1 सरफेस, यहाँ पे ये डैश जो शेडेड वाला पोर्शन है ये कवर कर रहा है। एक और हम लोग उसी लेंथ का एक और लूप लेंगे, ये वाला S2 वाला। अब आप देख पा रहे होंगे कि एक जो S1 सरफेस वाला लूप लिए हैं इसमें से कितना करंट पास हो रहा है, I, जबकि ये जो S2 वाला लूप लिए हैं ये कैपेसिटर के बीच में से जा रहा है, तो यहाँ तो कोई करंट फ्लो करता ही नहीं है। मतलब अभी डिस्प्लेसमेंट करंट वाला छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं खोजा गया था, तो अगर ये वाला पाथ हम लोग लेंगे, ये वाला पाथ, तो इसमें तो कोई करंट इनक्लोज हो ही नहीं रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे एक ही सर्किट के लिए जब हम लोग सेम लेंथ का एक S1 ये लूप ले रहे हैं सरफेस का, और सेम लेंथ का एक सरफेस S2 वाले का हम लोग ले रहे हैं, तो देख पा रहे हैं कि एक ही जगह पे एक बार एम्पियर लॉ लागू हो रहा है, एक बार नहीं लागू हो रहा है। क्योंकि इसमें तो करंट आई फंस गया, तो यहाँ तो एम्पियर लॉ लागू हो जाएगा, लेकिन इसके लिए जीरो हो जाएगा। अब एक ही सर्किट में ये कैसे हो सकता है? यही यहाँ पे बताया गया है, कंसीडर ए प्लेन सरफेस S1 एंड ए हेमिस्फेरिकल सरफेस S2 बोथ बाउंडेड बाय द सेम क्लोज्ड पाथ L। माने जो S1 सरफेस है वो हेमिस्फेरिकल है, प्लेन सरफेस है, और एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है S2, दोनों सेम पाथ क्लोज्ड पाथ L से बाउंडेड है। During the process of charging the capacitor, current will flow through S1 but not through S2. Therefore, if Ampere's law is applied to path L, तो एक बार जब S1 के लिए अप्लाई करेंगे तो ये Ampere's law मिलेगा, ये लाइन इंटीग्रल फॉर पाथ L B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I, और जबकि सेम सर्किट में वहीं पे आप L पाथ में S2 सरफेस के लिए अप्लाई करेंगे तो ये B डॉट dl इक्वल टू 0 मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि कैसे ये संभव हो सकता है? ठीक, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ी है। बोथ ऑफ दीज इक्वेशन कैन नॉट बी करेक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों इक्वेशन एक साथ तो करेक्ट नहीं हो सकते, या तो दोनों जीरो होने चाहिए थे या दोनों म्यू नॉट आई होने चाहिए थे। ठीक है, दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। To remove this contradiction, Maxwell modified the Ampere's law by using concept of displacement current in between both plates of capacitor. तो इस contradiction को खत्म करने के लिए मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट यूज करके इनके नियम को मॉडिफाई कर दिया, और वो मॉडिफाइड फॉर्म ये है लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस ID। तो जब आप S1 सरफेस के लिए लगाएंगे तो ये म्यू नॉट इंटू I ये वाला पार्ट बचेगा, और जब S2 सरफेस के लिए लगाएंगे तो ये वाला I जीरो हो जाएगा, ये म्यू नॉट इंटू ID बचेगा। समझ में आया ना? क्योंकि जब S1 सरफेस के लिए लगाएंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होगा, S2 सरफेस के लिए लगाएंगे तो ये वाला करंट जीरो होगा, लेकिन दोनों केस में ये वैल्यू अब सेम आएगी। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जो एक में जीरो आ जा रहा था।
ठीक है, और आईडी का मान तो आप लोग ये जानते हैं, यहाँ पे पुट कर दिए। हेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट मेक्स द करंट कंटिन्यूअस थ्रू द एंटायर सर्किट इंक्लूडिंग द कैपेसिटर। तो इस प्रकार से ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट है, एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करने में कामयाब रहा। हालांकि बात केवल प्रॉब्लम के सॉल्विंग की नहीं है, बात केवल कॉन्सेप्ट की नहीं है, बात यह है कि एक्चुअल में ऐसा होता है। ये जो मैक्सवेल ने ये जो इसका कॉन्सेप्ट दिया है, ये प्रूवन कॉन्सेप्ट है, कोई हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक करंट को जन्म देता है, एक करंट के इक्विवेलेंट होता है, और वो करंट भी मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है, ठीक कंडक्शन करंट की तरह। समझ में आया ना? तो ये एक तरह से दोनों जुड़वा भाई हैं, जहां एक रहेगा वहां दूसरा नहीं रहेगा, जहां दूसरा रहेगा वहां पहला नहीं रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट का सेगमेंट है आपको काफी पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।